हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा डीके की एनर्जेटिक्स और थ्योरी के बारे में। ये न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल को भी आज हम इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके। एनर्जेटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, अल्फा डीके जब होता है तो सभी पार्टिकल या सभी न्यूक्लियाई अल्फा डीके को सपोर्ट नहीं करते। तो कौन से न्यूक्लियाई अल्फा डीके को सपोर्ट करेंगे, क्या उनकी एनर्जी होगी, या जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उनकी एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन जनरल एक अल्फा डीके अगर आपको की बात करें, अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई है, उसमें +2 यूनिट अमाउंट पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट उसका मास है। सो अगर कोई रैंडम एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है और वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसका मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाएगा और चार्ज नंबर 2 से, और साथ ही कुछ एनर्जी निकलती है जिसे हम Q कह रहे हैं। सो इफ Q इज द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, तो इसे हम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी एनर्जी निकलेगी? पेरेंट माइनस डॉटर की न्यूक्लियाई की एनर्जी। तो ये रेस्ट मास एनर्जी की फॉर्म में हमने इसे लिखा है। रेस्ट मास एनर्जी होती है mc²। सो अगर आप इसे क्यू वैल्यू ऑफ इक्वेशन निकालने के दो मेथड है, एक तो रेस्ट मास एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। दोनों मेथड में से कोई मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर रेस्ट मास एनर्जी वाला मेथड यूज़ करना है तो उसके अकॉर्डिंग पेरेंट माइनस डॉटर की रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करना, देन इट विल बी डॉटर माइनस पेरेंट। और जब भी हम ये काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं इसकी, तो एज्यूम करते हैं जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। ओके, सो क्यू वैल्यू रेस्ट मास एनर्जी के अकॉर्डिंग पेरेंट न्यूक्लियस की रेस्ट मास एनर्जी दैट इज mc² माइनस डॉटर में y न्यूक्लियस बना प्लस अल्फा पार्टिकल, इनकी एनर्जी। सो mx माइनस my प्लस m अल्फा इंटू c²। और काइनेट एनर्जी रिलीज जो है, दोनों के जो एनर्जी निकली है ये शेयर की जाएगी अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस में। सो Q इज इक्वल्स टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। सो Q वैल्यू निकाल सकते हैं हम पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से यूजिंग काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इक्वेशन से। काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट का मेथड हम पहले कर चुके हैं, या फिर उन दोनों के सिंपली मास डिफरेंस है। मास निकालने की जो अल्फा पार्टिकल और वाई एमिट हुए हैं वो किस से उसके निकले हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, ये नॉर्मली बहुत स्मॉल होती है, 9 MeV से लेस होती है। सो हम नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन की बात कर सकते हैं और हम मानते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्टेशनरी में, फिर से कह रही हूँ, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस। ओके, और अगर कोई भी एक रिएक्शन हो रही है तो उसमें फिजिक्स के बेसिक लॉ एप्लीकेबल होंगे। और सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। सो प्रीवियस और आफ्टर के केस में सेम होगा। प्रीवियस में आपके पास क्या है, पेरेंट के पास सिर्फ एक्स न्यूक्लियाई है जो रेस्ट में, दैट मीन्स वेलोसिटी इज 0। तो इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई दैट इज वाई। सो my/vy प्लस अल्फा पार्टिकल एमिटेड अल्फा वी अल्फा। सो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट vy एज माइनस ऑफ m अल्फा वी अल्फा डिवाइडेड बाय my। नाउ नेक्स्ट, अब एनर्जी हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी अपीयर हो सकती है डॉटर और अल्फा पार्टिकल की। यहाँ से देखिए, Q इज इक्वल्स टू टी वाई प्लस टी अल्फा। सो हमें वी वाई, यहाँ देखो Q इज इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस टी वाई। टी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। सो हाफ m अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ my वी वाई स्क्वायर। और वी वाई को हमने वी अल्फा की फॉर्म में लिखा है, एंड वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम ए वी ए ओवर एम वाई। सो वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा m² वी अल्फा स्क्वायर ओवर my²। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर क्या होता है, टी अल्फा, अंदर बचेगा एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम वाई इज इक्वल्स टू क्यू। और टी अल्फा इज सिंपली इक्वल्स टू एम वाई ओवर एम वाई प्लस एम अल्फा इज इंटू क्यू। अब वाई क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई, और उसका एटॉमिक मास क्या था, A-4। मास ऑफ वाई इज A-4 और अल्फा का मास होता है 4।
सो टी वाई इज इक्वल्स टू a-4 डिवाइडेड बाई a इंटू क्यू। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। दैट टी अल्फा टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब अल्फा की कितनी काइनेटिक एनर्जी एमिट हो रही है और टोटल एनर्जी एमिटेड, इसमें रिलेशन दोनों में से एक देख के दूसरे का पूछ सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे रेडियम डीके की, सो क्यू वैल्यू उस रिएक्शन के केस में आपके पास होती है 5.587 MeV, और यहाँ से अगर टी अल्फा निकालोगे दैट मीन्स 5.486 MeV। देखो क्लियर है कि जितनी क्यू वैल्यू होती है ऑलमोस्ट सारी की सारी खोल ले जाता है आपका अल्फा पार्टिकल, कुछ एक फ्रैक्शन रह जाता है वाई पी के पास डॉटर न्यूक्लियाई के। इसका रीज़न क्लियर है, यहाँ से देखो a-4 डिवाइडेड बाई ए। और नॉर्मली जो ये शो करते हैं अल्फा डी के, उनका a200 से ज़्यादा होता है। सो ऑब्वियसली दिस इज मच, यू कैन से दिस टर्म, वन सेकेंड, दिस टर्म इज मच a-4 ओवर a-4 और a नियरली से इक्वल है, तो दिस इज नियरली इक्वल्स टू 1। सो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ले जाता है अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट इस पे बेसिस पे देखिए तो न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल एमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन ZPA गिवन Z-2 DA-4 + 2 हीलियम। हमने काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का रिलेशन कर लिया है, अब उसका रिवर्स है, क्यू वैल्यू को निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की टर्म में। ये देखो टी अल्फा इज a-4 ओवर a इंटू क्यू, और क्यू निकालना है तो a इंटू टी अल्फा ओवर a-4। सिंपल चीज़ ही है, उल्टा कर रखा है बस। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, शो दैट 94 पोलोनियम 236 इज अनस्टेबल एंड विल शो अ डीके। अब कोई भी पार्टिकल देखा कब शो करेगा, जब डॉटर न्यूक्लियाई जो बन रहे हैं, डॉटर प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन पेरेंट। ऑब्वियसली ये सब डीके हो इसलिए रहे ताकि स्टेबिलिटी आ सके। सो 90 अगर ये अल्फा डीके शो कर रहा है 94 पोलोनियम, तो वो 92 यूरेनियम 232 बनेगा प्लस 2 हीलियम एटम एमिट होंगे साथ में, प्लस हीलियम एटम सिंगल निकलेगा जिसे आप अल्फा न्यूक्लियर भी कहते हैं, और साथ में क्यू वैल्यू देखो यहाँ से भी निकल सकते हैं, इज इक्वल्स टू मास ऑफ पेरेंट माइनस मास ऑफ डॉटर। पेरेंट में Pu, डॉटर में यूरेनियम और हीलियम, इनका मास रख देंगे एंड यू विल गेट दिस। सो यहाँ से आपके पास क्यू वैल्यू आ गई। हो सकता है इसके आगे भी क्वेश्चन आ जाए कि अब ये देखो क्यू वैल्यू आपकी क्या आई है, पॉजिटिव। क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है किसी भी एक रिएक्शन की, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज पॉसिबल स्टेबल। अब क्यू वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि जो पेरेंट की रेस्ट मास एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन डॉटर की रेस्ट मास एनर्जी। तो आप लोग इस को इस सेंस में मत ले जाना कि उसकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नो, रेस्ट मास एनर्जी कम होनी चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। सो अगर क्यू वैल्यू किसी भी रिएक्शन में पॉजिटिव आ रही है तो वो डीके स्पॉन्टेनियस होगा और वो डीके को फेवर करेगा। इसके आगे एक पार्ट साथ ही में ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये बताइए कि ये स्टेबल है और जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। सो आप टी अल्फा क्यू वैल्यू से सिंपली निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन होगा, टी अल्फा इज इक्वल्स टू a-4 डिवाइडेड बाई a इंटू क्यू वैल्यू, यही रिलेशन होगा इसके बीच में। ओके, अब देखिए ये अल्फा पार्टिकल हमने पढ़ लिया, इसकी रेंज पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, बट ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटली थी। गीगर-नटल लॉ पढ़ा, उसकी एनर्जेटिक्स पढ़ ली। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो बात आई कि अल्फा पार्टिकल निकलते ही कैसे हैं, कौन से न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल को फेवर करते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अल्फा एमिशन को वो न्यूक्लियाई फेवर करते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। शॉर्ट रेंज मीन्स एक डिस्टेंस तक ही वो इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद उनका इफेक्ट कम हो जाता है। इफेक्ट कम होने की वजह से फिर वहाँ कूलम फोर्सेस जो हैं ओवरकम करना शुरू कर देते हैं उस जगह को। तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन भी है, और न्यूक्लियर फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो उनको अट्रैक्ट करके रख रहे हैं। एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज होने की वजह से
एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो काम नहीं करते हैं, तो उसके वजह से कूलम फोर्सेस क्या होते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। और वहाँ क्या होगा, फिर अल्फा डीके होगा ताकि वो न्यूक्लियर का साइज छोटा हो जाए, वो न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज में आ पाए। अब देखो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन थ्योरी से। हम कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या होता है कि न्यूक्लियर का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से ये सारे के सारे आपस में बाइंड ना रह के इसके अंदर सब स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ऐसा ही एक सब स्ट्रक्चर यहाँ शो किया हुआ है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल जो है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बात करो तो दिस इज नियरली इक्वल्स टू 7.8 MeV, जो बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज काइंड ऑफ मोर स्टेबल देन होल ऑफ द न्यूक्लियस। सो ये सब स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब न्यूक्लियस अब इस तरह से बिहेव कर रहा है। सपोज कीजिए ये एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर बहुत सारे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसमें ये जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ने मिलके एक क्लस्टर बना लिया अल्फा पार्टिकल। अब ये पूरा सिस्टम ऐसे बिहेव करे कि इस जो रेस्ट ऑफ द सिस्टम है वो एक न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल अलग आइडेंटिटी है। तो ये अब इस तरह से एक्ट कर रहा है। अभी मैंने आपको एक चीज़ कही है, न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। मीन्स ये लगा लो कि न्यूक्लियर फोर्सेस का सपोज कीजिए कि इस डिस्टेंस तक वो इफेक्टिव है। रेंज को आप सिंपली अगर समझ नहीं आ रही है रेंज का कंसेप्ट इस टर्म में, तो आप सब ने बचपन में मैग्नेट के साथ सभी ने खेला होगा। 2 मैग्नेट लेते थे, अगर उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे पास ले आते थे तो वो चिपक जाती थी, बट अगर बहुत दूर ले जाते थे ना ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी, और अगर एक उनको सर्टेन ओरिएंटेशन में रखते थे तो वो कभी पास नहीं आती है, रिपेल करते हैं। बट ये कब होता है, जब वो दोनों एक दूसरे के इफेक्टिव डिस्टेंस में हो। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ना वो अट्रैक्ट करती है ना वो रिपेल करती है। सो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेट की कितनी रेंज है। उसी तरह न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, उनकी एक अपनी रेंज होती है। हम मानते हैं कि उनकी ये रेंज, ये बॉक्स है। सपोज कीजिए आपके न्यूक्लियर का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो इस रेंज को कवर कर गया। अब न्यूक्लियर का साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो जो पार्टिकल्स, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस सेंटर वाले रीजन के अंदर आएंगे, उन पे तो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, वो सभी अट्रैक्टिव फोर्स है, सब है आपस में जुड़े हुए हैं। बट सब इनका क्या, इन पर लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, पर उतना स्ट्रांग नहीं है, उतने स्ट्रांग अट्रैक्ट नहीं है। और बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, उन्होंने अपना नेचर लूज तो नहीं किया। उस वजह से क्या होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, इस छोटे से पे पॉजिटिव चार्ज है, इस सारे पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी तो प्रोटॉन्स है, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज ये अलग आइडेंटिटी की तरह एक्ट कर रहा है, और ये रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस अलग आइडेंटिटी की तरह एक्ट कर रहा है। इस पे तो न्यूक्लियर चार्ज लगा हुआ है, इसके प्रोटॉन को उसने बाइंड कर रखा है, बट इसके प्रोटॉन पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा। सो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करना शुरू कर देता है कूलम फोर्स की वजह से। और जिस पॉइंट पे, जिस डिस्टेंस पे आके ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाते हैं, उस टाइम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करके बाहर भगा देता है और अल्फा डीके हो जाता है आपका। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। यही चीज़ अब हम आगे पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। देखिए कूलम बैरियर शो किया हुआ है। कूलम बैरियर बेसिकली कूलम पोटेंशियल बैरियर कुछ नहीं है। कूलम फोर्स आपको पता है, अगर 2 पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस अब सब स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स एक न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज है Z, टोटल चार्ज था पहले Z। अब एक सब स्ट्रक्चर बन गया हीलियम एटम यानी अल्फा पार्टिकल, जिस पे चार्ज आ गया 2, रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस पे चार्ज है Z-2, और ये सब चार्ज पॉजिटिव है। सो ये Z-2 चार्ज प्लस Z-2 चार्ज, ये +2 चार्ज को रिपेल करता है, रिपल्शन आ रही है, लाइक चार्ज है, उस वजह से कूलम फोर्स आ गया और कूलम बैरियर आ गया। सो ये देखो, ये क्या कूलम फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई, यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू ई स्क्वायर। Q1 इज योर 2, Q2 इज Z-2 एंड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर आप प्लॉट करोगे, यहाँ देखो जैसे जैसे आप पास आते जा रहे हो, यहाँ साथ में आर आना चाहिए। पोटेंशियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ई स्क्वायर ओवर आर होता है ना, आर मिसिंग है यहाँ। सो जैसे जैसे आप डिस्टेंस में पास आते जाते हो, कूलम रिपल्शन बढ़ता जाता है, दूर जाते जाओगे तो रिपल्शन कम होगा, दैट्स व्हाई दिस इज डिक्रीजिंग। और ये इस तरह का डिक्रीज है 1/r वाला। ओके, वन थिंग इज दिस, अब इस डिस्टेंस पे
अब ये क्या है, ये जो डिप है या इसकी अगर आप बात करें, ये देखो व्हाट इज दिस थिंग, ये अगर कूलम बैरियर की बात करें, ये न्यूक्लियर फोर्स अंदर है। ध्यान रखना जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे हम उनको पोटेंशियल में नेगेटिव से शो करेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस को पॉजिटिव से, कि वो पॉजिटिव पोटेंशियल है। यहाँ देखो बाहर की बात कर रहे हैं, अगर दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस है, जैसे जैसे एक दूसरे के पास आते जाएंगे उनके बीच की रिपल्शन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पास आते गए जैसे ही वो न्यूक्लियर बाउंड्री पे आ गए, न्यूक्लियस के अंदर, अब न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, उनका नेचर नहीं पता, पॉजिटिव चार्ज उनका, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो शॉर्ट रेंज है और उन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो नेगेटिव नेचर नहीं पता, तो हम ये कर्व की शेप नहीं ड्रॉ कर सकते। हमने एक वेल बना दिया इस तरह का कि इतना पॉजिटिव चार्ज सब पे लगेगा, सैचुरेशन है, सेम पॉजिटिव चार्ज लगता है। So that why this is well and this is minus V naught. This is attractive short range nuclear forces. शॉर्ट रेंज इसीलिए क्योंकि ये न्यूक्लियस की रेडियस तक ही इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद नहीं होंगे। थ्योरी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, कभी कभी एक सब स्ट्रक्चर आप उनमें बन जाता है जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस जिसका चार्ज Z-2 है और ये अल्फा पार्टिकल है, इनके आपस में इंटरेक्शन होती है। ये अल्फा पार्टिकल घूमता घूमता कभी न्यूक्लियर के सरफेस पे आ जाएगा तो बिल्कुल अलग आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा कि वो Z-2 वाला जो न्यूक्लियस है वो उस पर अलग आइडेंटिटी है और ये अल्फा पार्टिकल अलग आइडेंटिटी है, दोनों पे सेम चार्ज है तो वो कभी कभी इसको रिपेल कर देता है। ओके, सो अल्फा पार्टिकल बाहर आ जाता है। ये तो हुई बात। अब इसको मैथमेटिकली देखिए, पोटेंशियल एनर्जी वी आर आउटसाइड द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस r इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम कर चुके हैं। Z-2 इज एटॉमिक नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, वी आर यहाँ पॉजिटिव रहेगा और इस बी कर्व से रिप्रेजेंट होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल की बात करें, वी आर गिव्स द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये रिपल्शन वगैरह कब होगी, वो अलग आइडेंटिटी की तरह बिहेव कब करेगा, जब वो न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा अल्फा पार्टिकल। बट अगर अल्फा पार्टिकल जब तक न्यूक्लियस के अंदर है, मैं डीके से पहले की बात कर रही हूँ, तब तक उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स लग रहे हैं, उसका नेचर हमें नहीं पता। और न्यूक्लियर के सरफेस पे दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू है हमें पता चलेगी इस इक्वेशन में। अगर आप r की वैल्यू न्यूक्लियस रेडियस के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, c है, एंड v मैक्सिमम अगर यूरेनियम 238 के लिए कैलकुलेट करें, सभी पैरामीटर की वैल्यू रख के, यू विल गेट 26 MeV। दिस गिव्स द हाइट ऑफ योर पोटेंशियल बैरियर और डेप्थ ऑफ योर पोटेंशियल वेल। अब यहाँ देखो एक और आपके सामने पैराडॉक्स आ गया जिसे क्वांटम मैकेनिक्स ने सॉल्व किया था। अब ये क्या है, यहाँ देखो ये दोबारा से रीड्रॉ किया है, दिस इज न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है जो बाहर है। अब अल्फा पार्टिकल जितने में निकलते हैं, अभी हमने पढ़ा है मैक्सिमम एनर्जी उसकी होती है 8 MeV तक। ओके, और यूरेनियम के केस की हमने बात की थी, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि टोटल जितने भी निकलते हैं मैक्सिमम एनर्जी जाती है 7.8 MeV। अब यहाँ से अगर आप बात करेंगे यूरेनियम के केस की, यूरेनियम के केस में जो अल्फा पार्टिकल निकले, उन्होंने उसकी जब एनर्जी स्टडी की, दैट इज ओनली 4.18 MeV। और ये जो पोटेंशियल बैरियर इसकी हाइट है ये 26 MeV। सो ये हो कैसे गया कि किसी की एनर्जी कम है और उसने इतना बड़ा बैरियर क्रॉस कर लिया। इसको इस तरह से लगाओ कि कोई जो है 4, इसको आप कंसिडर कर लीजिए, आपकी लोगों की हाइट इंचेस में होती है, हम लोगों की मीन्स किसी की हाइट जो है 4.18 इंच है और उसने 26 इंच की दीवार फांद दी, ऐसा कैसे हो गया? नॉर्मली अगर आपके पास कहोगे कि सीढ़ी लगा के, सीढ़ियाँ चढ़ के, दीवार में छेद है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासिकली तो वो पार्टिकल जा ही नहीं सकता। आप तभी क्लासिकली, मैं क्लासिकल ही बात कर रही हूँ कि आपकी हाइट इतनी है और वो इतना है, तो आप कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते बाय एनी मीन्स, दीवार बहुत प्लेन है, यू कांट क्रॉस। बट
एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, सो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म जिसकी वजह से वो निकल रहे हैं। ओके उसकी एनर्जी में गैप देखो, वो 7 टाइम्स है, कहाँ वो 4 MeV, कहाँ वो 26 MeV। हाउ कुड इट क्रॉस? क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, यहाँ देखो, अल्फा पार्टिकल क्लासिकली कैन नॉट एस्केप, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, हमारी भी समझ में नहीं आता कि अगर इतनी एनर्जी है तो वो कैसे निकल गया। और उसकी पोटेंशियल वॉल जो है, बैरियर है, इतना ज़्यादा है। और इधर से उल्टा देखें तो अल्फा पार्टिकल अगर इधर है तो वो एंटर नहीं कर सकता, अंदर है तो बाहर नहीं जा सकता, बट अल्फा एमिशन होता है, हम पढ़ते आए हैं। पर ये हुआ तो हुआ कैसे, इसको एक्सप्लेन किया था क्वांटम मैकेनिक्स ने। क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन कैसे किया था, देखो टनलिंग के थ्रू। हम टनल तो बना सकते हैं ना, अगर कूद नहीं सकते तो, इसीलिए इसको टनलिंग कहता है। एग्जैक्टली कोई टनल नहीं बनाता अल्फा पार्टिकल। होता क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, किसी भी पार्टिकल को हम एग्जैक्ट पोजीशन से रिप्रेजेंट ना करके, हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल की पोजीशन ये है, हम उसकी प्रोबेबिलिटी देते हैं कि वो इतनी जगह पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। और हम निकालते किस तरह, वेव फंक्शन से, वेव मैकेनिक्स से, कि वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो जब उन्होंने कैलकुलेशन की, सो देयर इज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, नॉट इक्वल्स टू दैट। यहाँ देखो ये इसका एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कितना कम है वेव फंक्शन और यहाँ कितना ज़्यादा। दैट मीन्स मोस्टली वो यहाँ रहेगा, पर कुछ कुछ टाइम वो यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, और कभी कभी तो इसके बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब तो बैरियर का कोई यूज़ ही नहीं हुआ कि ये बैरियर है। क्यों नहीं है, बैरियर का यूज़ है। वो क्या करता है, क्योंकि इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, कभी कभी वो इस चीज़ को क्रॉस कर जाता है। मैं फिर कह रही हूँ कि उसकी प्रोबेबिलिटी बाहर आने की बहुत कम है, क्योंकि वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया है। ये कैलकुलेशन करके इस तरह पॉसिबल हुआ है। और इसके अंदर धीरे धीरे करके जितनी ज़्यादा बैरियर की विड्थ होगी, जितना ज़्यादा ये बैरियर चौड़ा होगा सेंटर वाला, लेट मी शो यू अगेन, उतनी ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो बाहर प्रोबेबिलिटी है उतनी कम हो। यूरेनियम के केस में देखिए R1 मतलब वो डिस्टेंस जहाँ पे बैरियर की हाइट इक्वल हो जाती है आपके अल्फा पार्टिकल की एनर्जी के इक्वल। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी थी 4 MeV यहाँ पे, और इसकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। सो स्टार्टिंग से लेके ये डिस्टेंस न्यूक्लियस की रेडियस है, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द बैरियर। इसके बाद फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जिस्ट करेगा। इस चीज़ को टनलिंग कहते हैं। टनलिंग क्यों कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल नहीं है, वो कांस्टेंट मोशन में है, वो बार बार जाके बैरियर से टकराता रहता है, कह लो कि बार बार परमिशन लेता रहता है कि मैं जाऊँ मैं जाऊँ मैं जाऊँ मैं जाऊँ। सो देयर इज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, वो कभी कभी हाँ कर देता है और वो एस्केप कर जाता है। ये जस्ट आपके समझाने के लिए है, वो परमिशन नहीं लेता, बस कॉन्टिन्यूसली वो न्यूक्लियर की पोटेंशियल बैरियर की वॉल को स्ट्राइक करता रहता है, न्यूक्लियस के अंदर कांस्टेंट मोशन में रहता है, एंड देयर इज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि वो बाहर आ जाता है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा डीके, या फिर क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। और इस टनलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है योर एनर्जी इन द स्टार्स। स्टार्स में हमें पता है एनर्जी मिलती है फ्यूज़न की वजह से। फ्यूज़न सभी ने पढ़ा है, न्यूक्लियस जब दो न्यूक्लियस पास आते हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियस बना देते हैं, तो जिससे हम कहते हैं कि वो फ्यूज़ हो गए आपस में, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है फिजन के कंपैरिजन में। जितने भी स्टार है सब में फ्यूज़न हो रहा है, पर क्या कभी सोचा है दो न्यूक्लियस पास आएंगे, दोनों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आपस में पास आ कैसे गए, वो एक दूसरे को तो रिपेल करते हैं। कूलम बैरियर हमेशा एग्जिस्ट करता है, बट यही वो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है कि कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है, वो बैरियर को ओवरकम कर जाते हैं और आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। ओके, और उस वजह से एनर्जी रिलीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। ये तो आपके समझने के लिए था, मैं बोल रही थी। और इसकी एक एनिमेटेड एक्सप्रेशन, ये एक मैंने लिंक दिया है यूट्यूब का, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टूल्स नहीं है कि आपको एनिमेटेड वीडियो दिखा पाए, बट ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्लियरली एनिमेटेड वीडियो में एक्सप्लेन है आपको, और अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। Okay, so that's it.